नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की है वीडियो हिस्ट्री यानी इतिहास पर आधारित एक ऐसी वीडियो होगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जबरदस्त साबित होगी। याद रखिएगा, वीडियो में कंसंट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसका पहला पार्ट आप इस वीडियो में देखेंगे। यानी पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और वो 50 क्वेश्चन आधारशिला बना देंगे एग्जाम में। बस क्या है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि भैया आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका परिवार मुस्कुराना चाहिए आपके सिलेक्शन से। सब्सक्राइब करें पूरे साल के करंट अफेयर और पूरा जीके सेक्शन कवर करने के लिए। चलिए वीडियो को एंजॉय करिएगा। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि हड़प्पा की जो सभ्यता है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा की जो सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब बात आई है हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और प्रथम नगरी क्रांति सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, और इसके साथ ही सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, और बता दें आपको, हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में इसकी खोज की गई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और यहां से एक प्रश्न और बनता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर मिले थे? ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम घोड़े के जो अवशेष हैं वो कहां मिले थे? सूर्यकोटदा में मिले थे। सूर्यकोटदा में जो है सर्वप्रथम घोड़े के साक्ष्य मिले थे। ये कहां पे है? गुजरात कच्छ में। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने इसकी जो है खोज की थी। कब की थी? आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो सूर्यकोटदा है इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज जो की गई थी 1964 में। 1964 में जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बौद्ध त्रिपिटक में पिटक का अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो बौद्ध त्रिपिटक में जो पिटक है इसका जो अर्थ है दोस्तों, बुद्ध के कथन से है। बुद्ध के कथन जो है बौद्ध के त्रिपिटक में पिटक का अर्थ है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी चंपा थी? आपके पास ऑप्शन है अंग, मगध, वची, काशी। तो जो है चंपा की जो राजधानी थी वो कहां थी? अंग। अंग जो है चंपा की राजधानी थी महाजनपद। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अब बात यहाँ आई है मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे है? इसकी खोज कब की गई थी और इसकी खोज किसने की थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इसकी जो खोज की गई थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की एक वर्ष बाद 1922 में किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। कब की गई थी? 1922 में। ये किस नदी के किनारे है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो ये सिंधु नदी के किनारे है। किसके? सिंधु नदी के किनारे है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किया करते थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी? आपके पास ऑप्शन है चावल और गेहूं, जौ एवं गेहूं, सिर्फ जौ, मक्का और गेहूं। काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जौ में और चावल में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही ऑप्शन है आपका बी, जौ एवं गेहूं जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया था? तो ध्यान दीजिएगा, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में सभी। तो ध्यान दीजिएगा, सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसके शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के समय काल में जो है चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। किसके? जहांगीर के समय काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में जो मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ये चलाया गया था कब? 1919 में। कब चलाया गया था? 1919 में मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस राजवंश को खजुराहो स्मारकों के समूह समर्पित हैं? तो ध्यान दीजिएगा, चंदेल की जो राजवंश है उन्हें जो है खजुराहो स्मारक जो समूह है वो समर्पित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हुमायूं का मकबरा कहां पे स्थित है? काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसे भी आप नोट डाउन में कर लीजिएगा। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में स्थित है। कहां? दिल्ली में स्थित है। किसका मकबरा? हुमायूं का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, भारत में समुद्री मार्ग का जो खोज किया था किसने? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने जो है भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वो दिल्ली के जो है प्रथम सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो यात्री जो इब्न बतूता था वो मोरक्को से आया था। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। मोरक्को से कौन आता? इब्न बतूता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूनानी लेखकों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया है? तो जो यूनानी लेखक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और इंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी। सेंड्रोकोटस और इंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जो है यूनानियों ने संबोधित किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस व्यक्ति का नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक का नाम जो है देवान प्रियदर्शी भी था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है ये आपका मौर्य वंश है। मौर्य वंश जो है भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौटिल्य या जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जाना जाते हैं, किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है ये बौद्ध कला का निरूपण करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, इसे आप इंपॉर्टेंट में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन भी है, पर्ण, टोल, काकनी, दिनार। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रचलित मुद्रा था वो क्या था? पर्ण। पर्ण जो है ये मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में जो है ब्राह्मणी लिपि जो है वो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। कौन? ब्राह्मणी लिपि जो है दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी अशोक के काल में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल के जो गुप्तचर थे, जो सूचनाओं को पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में जाकर लेते थे गुप्तचर के रूप में, उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष जो है मौर्य काल के गुप्तचरों को कहा जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस आलेख में उपलब्ध है? तो ध्यान दीजिएगा समुद्रगुप्त के सैनिकों की उपलब्धियों का जो वर्णन है ये प्रयागराज के आलेख में उपलब्ध है। किसके? प्रयागराज के आलेख में समुद्रगुप्त के सैनिकों के उपलब्धियों का वर्णन अंकित है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ध्यान दीजिएगा, कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे, यानी राज दरबारी कवि जो कहते हैं हम, वो किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है कालिदास राज कवि माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव जो महाकाव्य है वो लिखा है किसने? कालिदास ने। कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य की रचना किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है ये चीन का निवासी था। कहाँ का? चीन का। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि फाहियान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दिया था किसने? गुप्त वंश के शासकों ने जो है ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके साथ ही दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्लास को शेयर भी कर दें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में बाद में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत में ध्यान दीजिएगा सबसे बाद में आने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी थे ये कौन थे? कुषाण। कुषाण जो सबसे बाद में आए थे भारत में विदेशी आक्रमणकारी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुषाण चीन के किस जाति से संबंध थे? तो ध्यान दीजिएगा कुषाण जो है चीन के यूची व तोखरी जाति से संबंधित थे। किसके? यूची व तोखरी जाति से कुषाण संबंधित थे चीन के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुषाण वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक का नाम क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो कुषाण वंश जो है इसके जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे? कनिष्क। अब इनका आपने कमेंट बॉक्स में बताया इनका समय काल क्या था? कनिष्क का जो समय काल था वो कब से कब तक का था? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुषाण की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान दीजिएगा कुषाणों की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, पेशावर में है ये। पुरुषपुर जो है कुषाण की राजधानी थी, और जो दूसरी राजधानी थी ये कहाँ थी अगर आपसे पूछ ले तो ये मथुरा में थी। कहाँ पे? मथुरा में इनकी दूसरी राजधानी थी, और पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो शक संवत जो है ये चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा जो है शक संवत चलाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी एवं संरक्षक था? तो कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी और संरक्षक था। किसका? बौद्ध धर्म का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चरक ने किसकी रचना की थी? तो ध्यान दीजिएगा चरक जो है चरक संहिता की रचना की थी। किसकी? चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था थी, तो शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी? रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था। कैसी? रैयतवाड़ी राज्य व्यवस्था किसकी थी? शिवाजी की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो ध्यान दीजिएगा 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें पराजित कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। और इसके एक वर्ष पहले यानी 1191 में पहले युद्ध हुआ था तराइन का, इसमें विजय किसको मिली थी? इसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी प्रथा थी ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा जो है शुरू किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू हुई थी? तो ये हुआ था किसके? जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया जो फसल तंबाकू था इसकी खेती शुरू की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो जो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया था कहाँ पे किया था? रायगढ़ में। रायगढ़ में जो है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों वो कब हुई थी? 1774 में। 1774 में जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहार में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो 1857 की विद्रोह हुआ था वो बिहार में जो इसका नेतृत्व कर रहे थे किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अब बात करें बहादुर शाह जफर की तो ये दिल्ली से कर रहे थे, और लक्ष्मीबाई कहां से कर रही थी? लक्ष्मीबाई जो है झांसी से कर रही थी, और बेगम हजरत महल जो ये कहां से कर रही थी? ये लखनऊ से कर रही थी। लखनऊ से हजरत बेगम महल और जो है कुंवर सिंह
बिहार से, लक्ष्मीबाई कहां से कर रही थी, झांसी से, और बहादुर शाह जफर कहां से कर रहे थे, ये दिल्ली से कर रहे थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की जो स्थापना था दोस्तों, वो राजा राम मोहन राय ने किया था। काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंध लगी गई? तो भारत में जो सती प्रथा है, ये प्रतिबंध कब किया गया था? 1829 में। तो ध्यान दीजिएगा, 1829 में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग द्वारा जो है 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था, और उसी समय पूरे भारत से ये जो है सती प्रथा को रोक लगा दिया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम संस्थापक थे, A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? व्योमचंद बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्षता थी वो थी कौन? एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछ रहे भारत में जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय, तो ये थी सरोजिनी नायडू। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी, और इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। साथ साथ अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें, और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।